हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि आपका चैप्टर 12 से है। और इस चैप्टर का नाम है आपका विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम आम भाषा में बिजली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये जो विद्युत है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करेंगे और इसके यूज, एप्लीकेशंस वगैरह सारा कुछ देखेंगे और ये कैसे बनती है ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है विद्युत। विद्युत क्या है? तो विद्युत एक तरह का ऊर्जा है या ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम बहुत सारे काम को करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो पंखा चलता है वो भी बिजली के कारण ही चलता है। हमारा जो टीवी, फ्रिज, एसी जो भी काम करता है किसके कारण काम करता है? हमारा ये विद्युत के कारण ही काम करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करता है। और अभी जो आप ये वीडियो को देख रहे हो, जिस फोन में देख रहे हो, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है। आपका फोन बिना बिजली के आप चार्ज नहीं कर सकते, बिना करंट का। ठीक है, यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप चार्ज नहीं कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है ये जो चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, ये हमारा जो बेसिक जानकारी होता है विद्युत के बारे में ये हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हम अगर फिजिक्स पढ़ रहे और उसमें ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, ठीक है, फिजिक्स का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आया हुआ है, तो इसमें जानेंगे कि आवेश क्या होता है, कि सारा चीज डिपेंड है आवेश के ऊपर। ठीक है, सारा चीज किसके ऊपर डिपेंड है? आवेश के ऊपर। तो सबसे पहले आवेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या लिखता है, आवेश परमाणु का एक मूल कण है। आवेश क्या है? परमाणु का एक मूल कण है। ठीक है, यह धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर नेगेटिव हो सकता है। आवेश, आवेश को हम बोलते हैं क्या? चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आपने पिछले क्लास में ये सभी की जानकारी ली होगी। ठीक है, तो बोलता है आवेश जो है परमाणु का एक मूल कण है। आवेश क्या होता है? परमाणु का एक मूल कण होता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु कैसा होता है? परमाणु कुछ इस तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में ये सारा चीज। ठीक है, ये होता है क्या? परमाणु, जिसमें क्या होता है? ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को भी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आवेश। ये क्या होते हैं? आवेश। ये मैं जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही सबको टफ लगता है कि ये फिजिक्स का ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ कुछ नए टर्म्स हैं जिसे आप समझ लोगे तो ये बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी चैप्टर भारी नहीं होता है। अगर आप 10 क्लास में हो तो उस लायक हो कि इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन लोग कह देते हैं, दूसरों पे आप भरोसा ना करें। ये है एक्चुअल में बहुत ही आसान चैप्टर। अगर आप इसे सही तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है। तो देखिए क्या बोलता है, आवेश परमाणु का एक मूल कण है। तो ये है आपका परमाणु, जिसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एटम। ये इसका ये मूल कण होता है। इसमें होता है क्या? प्रोटॉन होता है, जिसको P+ से दिखाते हैं। इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है जिसका शून्य चार्ज होता है। और ये है आपका आवेश, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसका माइनस सिंबल होता है। ठीक है, तो ये है आपका मूल कण, किसका? परमाणु का। आवेश परमाणु का एक मूल कण है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इस आइटम में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए और प्रोटॉन बढ़ जाए तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को यही तरीका है याद रखने का। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करना मतलब एक दूसरे से अलग करना। ठीक है, एक दूसरे से अलग करना क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, और क्या है? असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश रहेगा, अगर यहाँ देखिए, अगर समान आवेश है, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा तो एक दूसरे को दूर भेजेगा, और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो भी एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भेजेगा। लेकिन वहीं पे अगर असमान आवेश है, जैसे प्लस और माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अगर माइनस प्लस हो तो भी एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज चुंबक की तरह भी काम करते हैं। आपने चुंबक को देखा होगा कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मिल जाए तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को दूर भेज देते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या करेंगे? दूर भेज देंगे। लेकिन यहीं पे एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को सामने आएंगे, खींच लेंगे। ठीक है, तो वही केस यहाँ पर भी होता है चार्जेस के साथ भी। चलिए आगे देखते हैं। कूलाम, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश का ऐसा ही मात्रक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, अभी हम आवेश के बारे में और भी विशेष जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, एक कूलाम आवेश पर
कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एक कूलम आवेश पे। ठीक है, एक कूलम आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये ऋणात्मक आवेश है। और यहाँ देखिए Q = Ne, जहाँ पे Q क्या है? आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है, ये छोटे छोटे कितने इलेक्ट्रॉन है वो, और Q क्या है? कुल आवेश, टोटल आवेश। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में। ठीक है, आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश की प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अगर आवेश है यानी कि चार्जेस जब कंटिन्यूअस इस तरह से जब फ्लो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम I से दिखाते हैं, आवेश को क्या से दिखाते हैं? Q से, और समय को T से। ठीक है, तो यही यहाँ पे फॉर्मूला बना I = Q/T, I = Q/T। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा कहाँ पे? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। ठीक है, ये सब टर्म्स याद रखोगे आप लोग। 1 मिली एम्पियर कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 छोटा m और बड़ा a। ठीक है, इसे हम 1 मिली एम्पियर पढ़ेंगे। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ 10⁻³ ये आपका एक नोट्स की तरह है, आप इसे नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लोगे, ठीक है, नोटबुक में भी, तो ये आपका काम हो जाएगा। ये बहुत ही डिटेल्स वीडियो है, हर चीज को मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर, इसे क्या पढ़ेंगे? 1 माइक्रो। इस तरह का जो साइन रहता है इसे हम माइक्रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो। इंग्लिश में इसे हम माइक्रो ही बोलते हैं, हिंदी में भी माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और जो जैक बोर्ड के हैं स्पेशली, वो भी इसे पढ़ सकते हैं। यानी हिंदी में जिसे आपको साइंस पढ़ना है, आप इस वीडियो को देखो, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिलेबस कवर है इसमें। ठीक है, सारे टॉपिक कवर है इसमें, और ये 1 शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें सारे आंसर और एक्सप्लेनेशन एक ही साथ मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? देखिए, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं हम? एमीटर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है, अब विद्युत धारा है तो कहां से प्रवेश करेगा? तार से ही। देखिए ये तार है। ठीक है, ये कॉपर का जो रहता है ना, छोटा छोटा पतला पतला जो वायर है, ये समझिए वायर है, तार जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉटन किया हुआ रहता है, प्लास्टिक का, रेड, ब्लैक, ब्लू, ये सभी रहता है। ठीक है, तो ये है गया आपका तार। तो बोलता है विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये है आपका वायर, और इसमें अगर आवेश प्रवाह करे, ठीक है, इसमें आवेश प्रवाह करे तो ये क्या बन जाता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं हम? एमीटर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतीक क्या होता है एमीटर का? इस तरह से गोल दे देना है, एक साइड प्लस होता है, एक तरह से माइनस, और यहाँ ए से प्रतीक है इसका। ठीक है, यानी कि सिंबल है इसका। ठीक है, एमीटर का। देखिए इसके बारे में और कुछ समझते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम रेजिस्टेंस का, आप यहाँ पे याद रखना। तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, और ये हमेशा सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, तो अभी हम और भी बात करेंगे, सर्किट के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो दिया है मैं बता रहा हूँ, आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे इसकी। और देखिए क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है। जिधर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे या प्रवाहित करेंगे उसके विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या बोलता है? जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है, और उससे पहले विद्युत का इस्तेमाल लोग करने लगे। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्शन का पता नहीं चलता था कि किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन चलते हैं और किस डायरेक्शन में विद्युत धारा चलती है। ठीक है, अतः विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। धनावेशों मतलब धन का आवेश, पॉजिटिव का प्रवाह, पॉजिटिव आवेश का प्रवाह माना जाता है। ठीक है, अब देखिए विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, कोई आवेश से, मान लीजिए कि यहाँ से कोई आवेश है,
ठीक है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, अगर यहाँ कोई आवेश है, इसको यहाँ से हम यहाँ इस दूसरे बिंदु पर ले आते हैं, मान लीजिए Q है और इसको हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं, तो इसमें जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए बैटरी होता है और बैटरी से ये जो तार के माध्यम से आवेश जाता है यहाँ से यहाँ, या जा रहा है या फिर लाना पड़ रहा है, और जिसके कारण अगर आपका कोई भी डिवाइस वर्क करता है, ठीक है, बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है या कार्य होता है, तो विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। जैसे हम एमीटर पढ़े उसी तरह से क्या पढ़ना है, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने की युक्ति होती है कौन, वोल्ट मीटर। इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, तथा यह हमेशा कैसा जुड़ता है, पार्श्व क्रम में, यानी कि पैरेलल, पार्श्व क्रम में, या फिर इसे हम बोलेंगे समांतर क्रम में, या फिर बोलेंगे पैरेलल। वोल्ट मीटर का प्रतीक यहाँ पे भी लिख देना है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस का साइन दे देना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल यानी कि बैटरी जो होता है, अगर अब 2 या 2 से अधिक सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो सेल क्या है, सिंगल है, जो सिंगल बैटरी होती है उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, यह एक सरल युक्ति है। ठीक है, सेल क्या है, सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विभवांतर को क्या करती है, बनाए रखती है। अभी मैं आपको डायग्राम बना के भी बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, यानी जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें सामान्यतः क्या क्या उपयोग होते हैं, उसका कुछ प्रतीक है। यहाँ पे कौन कौन सा सामान यूज होता है उसका प्रतीक है। ठीक है, तो अभी हम प्रतीक के बारे में देख लेंगे और अभी मैं एक सिंपल सा डायग्राम बताऊंगा जिससे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका विद्युत सेल। सेल को हम इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, एक बड़ा रहेगा और एक छोटा। एक साइड बड़ा वाला में प्लस देना है और छोटा वाला में माइनस। तो ये हो गया सेल का प्रतीक। किसका प्रतीक, सेल का। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। अभी मैं बताया था कि बैटरी कैसे तैयार होती है, 2 या 2 से अधिक सेल। ऐसे हम आम भाषा में बैटरी बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, सेल है। 2 या 2 से अधिक सेल ले लेंगे हम लोग और उसे हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या कहला जाएगी, बैटरी। तो देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा डिटेल से। एक बड़ा लेना है, इस तरह से हम कर देंगे, ये प्लस हो गया, और एक छोटा लेके ऐसे, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा ऐसे, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा ऐसे। तो यहाँ पे ये सेल बन गया। ठीक है, ये माइनस, एक साइड जो बड़ा होता है उसको प्लस से दिखाते हैं, छोटा वाले को माइनस से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। देखिए, ये हो गया सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा बैटरी। अब है खुली प्लग, जिसे हम कुंजी बोलते हैं या फिर स्विच बोलते हैं। तो खुला में क्या होगा, ये पॉइंट नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें बंद प्लग में क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा। उसी तरह से तार संधि, अगर हम तार को जोड़ते हैं, जैसे एक लंबा वायर गया, उसमें हम दूसरा वायर को कनेक्ट किए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तार संधि। इस तरह से दिखेगा। ठीक है, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, अगर कोई तार है तो अगर हम ऐसे कोई तार भेज रहे तो कोई ना कोई ऊपर से जाएगा, तो यहाँ से ये ऊपर इस तरह से साइन दिखाता है। ठीक है, कोई तार ऊपर से होकर के जा रहा है। जैसे पोल होता है ना, कि एक पोल से 2-3 तार जाता है, वायर जाते हैं, फिर क्या होता है, उससे ऊपर में एक और वायर जाता है, या फिर उधर से आ रहा है तो थोड़ा सा हाइट में, ऐसा थोड़ी है कि सटा के ले आता है, कोई ऊपर से करके ले आता है। इसीलिए ये क्या है, उभरा हुआ है, इस तरह से ये उठा हुआ है। ठीक है, यानी ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है कि ये तार ऐसे क्रॉस होकर के जा रहा है, कट नहीं कर रहा है, ऊपर से क्रॉस होकर जा रहा है। फिर देखिए विद्युत बल्ब, ये है आपका बल्ब, इस तरह का साइन होता है बल्ब का। ठीक है, इस तरह से यहाँ राउंड रहता है। ठीक है, अगर बल्ब जलेगा तो इस तरह से साइन दिखा सकते हैं आप। और ये है प्रतिरोध या प्रतिरोधक, जिसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, इस तरह से रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, करंट को बहुत ही कम रास्ता से, इसको करंट को प्रवेश करने के लिए बहुत ही ज्यादा अवरोध पैदा करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट पैदा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कुछ और सैंपल 1-2 बचे हुए हैं, उसके बाद हम और जानकारी लेंगे। फिर देखिए 9 में क्या है, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। जैसा कि आपने देखा होगा कि रेगुलेटर यूज होता है, तो वो क्या होता है, कभी करंट को ज्यादा करता है, जैसे आप रेगुलेटर का बढ़ा दीजिएगा तो करंट जल्दी जाने लगेगा, तो स्पीड चलेगा फैन आपका, लेकिन वही कम कर दीजिएगा तो
धीरे धीरे जाएगा। तो वैसा जो डिवाइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक, परिवर्तित प्रतिरोधक बोलते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, क्योंकि धारा को कंट्रोल किया जाता है इससे। तभी तो अगर हम कम कर देते हैं, फैन का जो रेगुलेटर होता है उसको हम कम करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो धारा कम जाएगा, तो फैन धीरे धीरे चलेगा। जैसे ही हम रेगुलेटर को स्पीड कर देते हैं तो क्या होता है कि करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जिससे कि फैन जो है सो स्पीड चलेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। उसके बाद है एमीटर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सैंबल है एमीटर का, प्लस माइनस। ठीक है, और ये से दिखाएंगे, और ये है आपका वोल्ट मीटर, जिसे हम V से दिखाएंगे। तो इन सभी को सीखने के बाद मैं भी बताया था कि इसे हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा। ये देखिए, ये वायर है, ये क्या है आपका? एक तरह से वायर है। ठीक है, जिसमें हम एमीटर को जोड़ दिए, इसी तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है, ये सीरीज में है, इस तरह से जो वायर के सीधा सीधी जो जुड़ता है उसे हम सीरीज में बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट होकर के इधर आया। अब हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, तो एक ठो बड़ा वाला देते हैं, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो इस तरह से हम बैटरी को बना दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम स्विच लगाएंगे, जिससे हम पॉइंट दे दिए, तो ये क्या है? स्विच ऑन है। ये पॉइंट नहीं रहता तो स्विच ऑफ रहता, और इस तरह से हम कनेक्ट कर दिए। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको नहीं लेना है, आपको यहीं तक लेना है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे, तो इस तरह से हम बल्ब का सिंबल बनाए थे, तो इस तरह से बल्ब बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये फिलामेंट होता है, इसके अंदर ये जलता है। ठीक है, अब यहाँ से हम वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे, तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे, और ये क्या बन गया हमारा? वोल्ट मीटर। ये क्या बन गया बच्चों? वोल्ट मीटर। अब देखिए, ये बैटरी है, और यहाँ पे ये प्लस होता है, मैं बताया था, बड़ा वाला साइन को प्लस और छोटा वाला साइन को माइनस। अब यहाँ से देखिए करंट जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, इस तरह से जा रहा है। अब जा रहा, तो ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। पूरा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। सर्किट टूटेगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, सर्किट टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑन है, अगर ये ऑफ रहता तो ये पॉइंट हट जाता है यहाँ से। ठीक है, इसीलिए हमारे घर का जो वायरिंग होता है वहां पे कंट्रोल के लिए स्विच दिया जाता है ना, ऑफ करना है तो, ऑन करना है तो स्विच रहता है। तो यही है, इसे हम K से दिखाते हैं। ठीक है, स्विच को K से दिखा सकते हैं। ठीक है, एमीटर को A से। अब इसमें जो करंट पास हो रहा है इसे हम क्या से दिखाएंगे? I से दिखाएंगे। क्या से दिखाएंगे? I से। ये जो करंट जब पास हो रहा है I से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बैटरी है, तो बैटरी से जो आवेश निकलता है, चार्ज निकलता है, उसे हम क्या से दिखाते हैं? Q से दिखाते हैं। क्या से? Q से। तो ये जो Q है, ये होगी आपका आवेश। अब आवेश यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ये जो आवेश यानी ये जो Q प्रवाहित होगा तार के माध्यम से, ये क्या बन जाएगा? I बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? करंट। और Q को क्या बोलेंगे? चार्ज। अब देखिए बच्चों, इसमें चार्ज जा रहा है, करंट बन रहा है, चार्ज के फ्लो को हम करंट बोलेंगे। तो इसमें कुछ समय तो लगेगा ना बच्चों, इस सर्किट में कुछ समय लगेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? टाइम, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, समय T से। तो यही आपका अभी हम फॉर्मूला जो पढ़े थे, ये देखिएगा, ये जो फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बाय टाइम। ठीक है, I बराबर Q बाय T। तो अभी हमारा ये फॉर्मूला कैसे बना आपको पता चल गया होगा। हम यहाँ से बना सकते हैं कि नहीं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो बना, यहाँ पे Q, I और ये जो T है, इसका एक रिलेशन तैयार होता है। ठीक है, इसका एक क्या होता है तैयार? रिलेशन। तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो करंट है, ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन T। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये आप साइड में बना लोगे। ठीक है, यहाँ पे ये ओम का नियम हम पढ़ेंगे, ये अलग है आपका। ठीक है, ये मैं ऊपर जो पढ़ाया उसे समझाने के लिए है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, इतना सब सीखने के बाद हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ठीक है, क्या होता है ओम का नियम? और ये VVI है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं अभी, मैं इसे बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। तो क्या होता है ओम का नियम? देखते हैं ओम का नियम क्या है। किसी विद्युत परिपथ में, तो देखिए ये विद्युत परिपथ है, जिसमें कि ये बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब, स्विच, करंट, ठीक है, टाइम भी लगता है ये सभी को काम होने में, ये चार्ज है Q, ठीक है, आवेश है। तो ये सभी चीज यहाँ दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे क्या बच्चों? विद्युत परिपथ। क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, तो देखिए ये धातु का तार लगा रहता है ना, कॉपर क्या है? धातु है, और ये कॉपर का तार लगा हुआ है, तो धातु का तार हो गया। इनके दो सिरे, तो देखिए एक सिरा A है और ये दूसरा सिरा है। ठीक है, जहां से बैटरी कनेक्ट होती है, ठीक है, प्लस माइनस में, उसे हम क्या बोलते हैं? दो सिरा। ठीक है, तो कहता क्या है कि दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि जो I है वो समानुपाती होता है किसके? विभवांतर के। ठीक है, यानी
विभवांतर के समानुपाती होता है कौन? विद्युत धारा। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसे मैं काट देता हूं। क्या है? V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका होता है I के, ठीक है। और जैसे ही V बराबर हम करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती का जो साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R। क्या आ जाएगा? R। और ये रहेगा आपका I। तो V बराबर क्या होता है? R I, या फिर इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं V बराबर I R, ठीक है। जहां पे R क्या है? एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है जिससे तार का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध। देखिए बच्चों, इसे समझना पड़ेगा कि प्रतिरोध क्या होता है। जैसे ये तार होता है ना, मान लीजिए कि ये कोई तार है, तो तार जो ये है तो इसमें क्या होता है? प्रतिरोध होता है, यानी कि रेसिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को वो रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। अलग अलग तार का, अलग अलग वायर का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक है, जिसे हम क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? R से। और क्या बोलता है ओम का नियम? परंतु तापमान जो है समान होना चाहिए। तापमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसे मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का जो तापमान है वो समान होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका एक डायग्राम सर्किट है, विद्युत परिपथ है। इसमें जो विभवांतर जो होगा, इसमें जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, और इसमें जो विभवांतर, ये वोल्ट की जगह पे जो विभवांतर पैदा होता है भी, ये I के समानुपाती होता है, ठीक है। ये समानुपाती होता है, यानी V जो है सो इस तरह से हो जाएगा I के, ठीक है। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, समानुपाती का साइन हटता है, तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा R और ये I। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक है। यही है ओम का नियम, यही है ओम का नियम। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये ग्राफ है। ओम का नियम में आपको ग्राफ पूछेगा, ठीक है। तो ग्राफ इसी तरह से ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। और यहाँ पे देखिए एक साइड में विभवांतर जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और एक साइड में विद्युत धारा I। और ये जो है सो समानुपाती होता है। V किसके समानुपाती? I के। इसीलिए जो ग्राफ है वो कैसा होता है? सीधा होता है। ग्राफ कैसा होता है? सीधा। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर समझ में आए। आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट कर लो। तो ये होता है ओम का नियम, लेकिन तापमान समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट आप मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे किए हो और आगे कहीं जाकर के इसे 30 डिग्री सेल्सियस में कार्य करिएगा तो ये ग्राफ जो है सो अलग हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को कंपेयर करिएगा तो अलग हो सकता है। इसलिए आपका तापमान समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बोला है ना, हम 25 डिग्री इसलिए लिए हैं क्योंकि जो सामान्य टेम्परेचर होता है वातावरण का वो 25 डिग्री मेजर किया गया है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी बन गया है। तो ये जो समझ रहे हैं, वीडियो को गौर से देख रहे होंगे, वो अच्छे से इसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम आसानी से समझेंगे कि प्रतिरोध वगैरह क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है? यह चालक का वह गुण होता है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। जैसे ओम का नियम पढ़े, ओम ने इस R का खोज किया तो क्या पड़ गया? ओम, ठीक है। 1 ओम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट पर एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है? जब परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध क्या कहलाएगा? 1 ओम। यही ना है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला वही है, ठीक है। ये फॉर्मूला का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है। धारा नियंत्रक क्या होता है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। यानी कि करंट का कंट्रोल करता है ये, ठीक है। कौन? धारा नियंत्रक, ठीक है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना रेगुलेटर का, या फिर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो ना साउंड का, कम बेसी करते हो, तो ये सारा क्या है? आपका धारा नियंत्रक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए बच्चों, ये प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये बार बार आएगा। प्रतिरोध तो वे कारण जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो क्या क्या है वो? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर आप लंबाई को बढ़ा दोगे चालक का, यानी तार का लंबाई ज्यादा रहेगा, तो आपका जो साउंड है वो कम आएगा, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का जो बिजली का जो लाइट है वो कम आएगा, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृत्त कर्मानुपाती होता है। वृत्त कर्मानुपाती मतलब उल्टा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा, क्षेत्रफल क्या होगा? अगर क्षेत्रफल बड़ा रहेगा तो करंट जल्दी जल्दी जाएगा, और क्षेत्रफल को छोटा कर देंगे तो करंट
धीरे धीरे जाएगा। तापमान के समानुपाती होता है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो करंट जल्दी जल्दी जाएगा, ठीक है, स्पीड में जाएगा। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति, अगर तार आपका अच्छा होगा, कॉपर वगैरह में रेसिस्टेंस आर कम होता है, तो यहाँ पे अगर तार अच्छा वाला रहेगा, रेसिस्टेंस जो है वो अच्छा रहेगा, तो करंट भी अच्छा जाएगा। मतलब अच्छा का मतलब, कहने का मतलब है प्रतिरोध कम होना चाहिए, ठीक है। अब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो करंट जो है सो स्लो जाएगा, ठीक है। तो ये है गुण, तो ये पूछता है, आप इसे याद कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है बचा हुआ। अब है विद्युत प्रतिरोधकता। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। 1 मीटर भुजा वाले घन, मतलब अगर हम इस तरह से ले लें, ठीक है, ये घन हो गया, ठीक है, तो इसका लंबाई कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तो 1 मीटर होना चाहिए। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलक, तो मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो अलग अलग फलक हो गया। इसमें से जो धारा गुजरने में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, आर जो उत्पन्न होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। ओके, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। फटाफट से हम इसे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है। प्रतिरोधकता कब नहीं बदलेगी, अगर इसका हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब ये बदलेगा, लेकिन अगर इसका काट, अगर इसे हम छोटा कर दे या बड़ा कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। धातुओं या मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। धातु और मिश्र धातु, जैसे धातु हो गया, ठीक है, कोई भी मेटल हो गया या मिक्स मेटल हो गया, ठीक है, मिश्र धातु, इसी में हम धातु में कोई और भी मेटल को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। तो इसका जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है, रेंज, उसका परिसर क्या होता है, रेंज 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर तक। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं के अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे एक धातु हम M और एक धातु M1 और M2 को हम मिला देंगे तो इसका जो नया धातु हो तैयार होगा M12, ठीक है, ये नाम मैं इसी तरह से दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जो नया धातु तैयार होगा तो ये सिंगल और ये सिंगल वाले से इसका जो प्रतिरोध है ये अधिक होगा, ठीक है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता, अतः इसका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। बोलता है जो मिश्र धातु होता है उसको अगर हम ज्यादा हाई टेम्परेचर दे भी दे तो वो जल्दी से नहीं गलता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तापन युक्तियों में, जैसे कि आयरन में, ठीक है, ये जो कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन होता है उसमें, उसके बाद हीटर में, और इमर्शन रड में जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें, इमर्शन रड जो पानी गर्म करने वाला हीटर होता है उसमें, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। देखिए जो तार बनाए जाते हैं, ठीक है, ये जो मान लो तार है आपका, तो ये जो बनाए जाते हैं ये तो कॉपर का, Cu का बनाया जाता है या फिर एल्युमिनियम का बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करें हमें, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को कम से कम रिपीट करके या 2 बार या 3 बार देख लो तो आपका ये चैप्टर टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 बार अगर आप एक वीडियो को देख लेते हो तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि ये समझिए कि आपको पढ़ना नहीं, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपको हर चीज को बताया जा रहा है, तो आपको याद हो जाएगा। एक बार में अगर क्लियर नहीं होता है तो इस चैप्टर को आप 2 बार 3 बार देख लो, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा रिवीजन का जरूरत नहीं है, इसमें सारा कुछ मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ये वीडियो लंबी बनी है तो ये रीजन है कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो है, आपको 1 शॉट में सारा चीज मिल रहा है, ठीक है, नोट्स मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, आपको लिख भी सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ये अगर आपको एक वीडियो में मिल रहा है तो ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से मैं बना रहा हूँ, आप इसे लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और भी इस तरह के 1 शॉट वीडियो ला सकूं। क्योंकि अगर आप लोग नहीं मोटिवेट करोगे तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो का कोई काम ही नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप इसे देखते हो, इसे लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो ही मुझे बनाने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो प्रतिरोध हम पढ़े हैं ये होता है प्रतिरोध, ठीक है, ये होता है प्रतिरोध, तो इसको श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे, ठीक है, श्रेणी यानी कि सीरीज में करेंगे। तो देखिए ये एक प्रतिरोध हो गया, फिर से हम यहाँ से एक दूसरा प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए, और फिर से मैं यहाँ पे एक तीसरा प्रतिरोध ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, यहाँ पे भी ज्वाइंट हुआ,
और यहाँ पे एक सिरा हो गया, तो ये पहला प्रतिरोध है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे R1, इसे क्या बोलेंगे R2, इसे क्या बोलेंगे R3। तो ये पहला प्रतिरोध का ये पहला छोर है, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, और ये दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, ठीक है। देखिए ये पहला प्रतिरोध का पहला छोर है और ये पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, और ये दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर है और ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर, यानी छोर मतलब हो गया आपका जो पॉइंट होता है। और ये तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, ये दूसरे का पहला और ये दूसरे का दूसरा, और ये पहले का पहला और ये पहले का दूसरा। तो इस तरह से जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी प्रतिरोध को, तो इस तरह के जो संयोजन होते हैं, जो तैयार होता है जो हमारा संयोजन के बाद प्रतिरोध, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। ये पहला डिफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर आप बना के लिख सकते हैं, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे में कनेक्ट करते हैं, यानी कि संयोजित करते हैं, तो जो तैयार होता है हमारा जो प्रतिरोध, उसे हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, श्रेणी क्रम में कुल प्रवाहित प्रतिरोध। तो देखिए जो श्रेणी क्रम है R1, R2, R3, तो ये टोटल R के लिए हम RS को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं, RS को, और यहाँ पे क्या कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, जितने भी प्रतिरोध है एक समान करंट इसमें से पास होगा। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है ना, जैसा मैं पहले बना के बताया हूँ, देखिए ये बैटरी है, ये स्विच है, ये एमीटर जुड़ा हुआ है, ये वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बल्ब की जगह पे क्या लगाया हुआ है बच्चों, प्रतिरोध, क्या लगाया हुआ है, प्रतिरोध R1, R2, R3, और ये देखिए करंट जा रहा है I, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये बैटरी, ये स्विच, तो ये आपका सर्किट तैयार हो गया। अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये टोटल हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें निकलेगा, ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, निकलेगा। तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित हो रही है तथा कुल विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग, जैसे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 बराबर क्या होगा IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, यहां तक समझ गए। फिर देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3, यह है ना V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V1 V2 V3 क्या है, V1 V2 V3, यहाँ देखिए IR1 IR2 IR3, तो यहाँ लिखेंगे ना IR1 IR2 IR3। फिर देखिए ये V1 V2 V3 को हम क्या माने हैं, V माने हैं, तो हम V लिख दिए यहाँ पे। और फिर यहाँ देखिए IR1 IR2 IR3, तो I को हम कॉमन निकाल दिए, देखिए I यहाँ 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 तीनों जगह पे है ना, तो I को हम कॉमन निकाल दिए, तो क्या बचा R1 R2 R3। देखिए मैं इसे यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे I, तो I V बराबर देखिए I को हम कॉमन निकाल दिए, फिर R1 R2 R3 बचा ना, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों अभी मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया था, तो ओम के नियम में हम क्या निकाले हैं, V बराबर RI, V बराबर IR। तो देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। V बराबर क्या पढ़े हैं, IR, ठीक है, V बराबर IR। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, V है, V है, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। देखिए V बराबर IR है, तो IR बराबर क्या हो जाएगा, V, तो जहां पे V लिखा है वहां पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, IR, यहां लिख दीजिए, चूंकि V बराबर IR, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे I और R तो देखिए दिया हुआ है। अब देखिए इधर भी I है, इधर भी I है, तो ये अगर यहाँ पे गुना में है तो ये नीचे आके भाग में बन जाएगा I, और ये I कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R बराबर, ये R बराबर R1 R2 और R3। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है। क्या है हमारा फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इतना मैं जो ये लिख रहा हूं ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ मेन ये लिखा हुआ है, यहीं से आप उतार सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से पार्श्व क्रम में संयोजन, तो देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, इन तीनों का जो सिरा है एक जगह पे इस पॉइंट A पे जोड़ दिए और यहाँ B पे जोड़ दिए, वोल्ट मीटर भी जोड़ दिए, ये सारा बैटरी, स्विच, एमीटर, ठीक है, लगा दिए।
करंट पास हो रहा है यहाँ मजे में, देखिए आई पार हो रहा है इधर, ठीक है। तो ये संयोजन होता है आपका पार्श्वक्रम संयोजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आई बराबर देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये जो आई रहेगा सभी को जोड़ करके होगा, ठीक है। V बाई R, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई R बराबर 1 बाई R प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये फॉर्मूला आपका काम आएगा, ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा, देखिए एक तुल्य प्रतिरोध का वृत्तक्रम, यहाँ जो R 1 बाई R होगा इन सभी से कम होगा, ठीक है। इन सभी इंडिविजुअल से ये कम आएगा, ठीक है। इन सभी को अगर एक एक करके देखे और इसका टोटल देखे तो ये कम आएगा, और ये सभी अगर एक एक करके अलग अलग जोड़े तो ये अधिक आएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिरोधकों के वृत्तक्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिरोधक जो होते हैं, बहुत सारे जो प्रतिरोधक होते हैं उसके जो वृत्तक्रमों को माने उल्टा जो करके हम जोड़ते हैं 1 बाई R 1 बाई R2 1 बाई R3, तो ये सभी जब हम जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा जो वैल्यू आएगा। चलिए अब हम आगे देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। जो श्रेणी क्रम में हम कनेक्ट करते हैं और पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम के क्या फायदे हैं इसके अपेक्षा श्रेणी क्रम में। तो देखिए क्या लिखता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। देखिए अगर आप एक ही तार में सारे चीज, पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज, एसी कुछ भी चला रहे हो, अब यहाँ से कुछ टूट जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये कनेक्शन टूटा तो आपका सारा काम करना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन पार्श्व क्रम में अगर इसका टूटा तो यही काम करना बंद करेगा, बाकी के सारे डिवाइसेस काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसका लाभ है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसा रहता है। देखिए मान लीजिए कि आपको फ्रिज चलाना है, फ्रिज के लिए अलग चाहिए धारा, टीवी के लिए अलग चाहिए, एसी के लिए अलग चाहिए, ठीक है, मोबाइल फोन के लिए अलग चाहिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चाहिए, जो कि श्रेणी क्रम नहीं कर पाता। श्रेणी क्रम संयोजन में ये पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे कौन सा काम आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम यहाँ काम नहीं आता, वहां पे कौन काम आता है, पार्श्व क्रम, ठीक है। ये जो पार्श्व क्रम होता है ना, ये काम आता है। फिर पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम रहता है, ठीक है। अब पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, रेसिस्टेंस, ये जो हम लोग पढ़े हैं ना, ये रेसिस्टेंस ये कम रहता है, तो जिससे आसानी से धारा जाता है और वोल्टेज ज्यादा मिलता है। तो हमें श्रेणी क्रम की अपेक्षा पार्श्व क्रम ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आगे क्या है हमारा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या कहता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यदि एक विद्युत धारा परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से उष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए इसे दो तरह से समझ सकते हैं आप। अगर किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, चालक है, इसमें जो प्रतिरोध होगा ये अधिक होगा, ठीक है, ये विशुद्ध रूप से अधिक होगा। मतलब मान लीजिए कि नॉर्मल इसका जो भी आर होगा और इसमें हम मिक्स कर देते हैं कुछ, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो जो प्रतिरोध होगा ये विशुद्ध होगा, मतलब ज्यादा होगा या फिर एक अलग होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो ये क्या करेगा, ऊर्जा को, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको उष्मा के रूप में बदल देगा, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी आपके जो वायर होते हैं, किसी भी फैन उनको चल रहा है या फिर हीटर वगैरह यूज कर रहे हो, तो तार गर्म हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे करंट जो है सो उष्मा के रूप में बर्बाद होता है, क्षयित हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति गुने समय। H बराबर होता है P इंटू टी। तो H बराबर R क्या लिख सकते हैं हम, VI T, ठीक है, क्योंकि P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है, VI, और ये T का T रह गया। अब देखिए ये जो V होता है, V बराबर होता है IR, हमने पढ़ा है ना ओम्स लॉ से, V बराबर IR। तो यहाँ V के जगह पे IR करेंगे तो ये एक ठो I और एक ठो ये I का स्क्वायर, और ये R हो गया R यहाँ पे, और T हो गया T। तो इसी तरह से होता है H बराबर I का स्क्वायर R और ये T, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अतः उत्पन्न ऊर्जा उष्मा, जो उष्मा उत्पन्न होता है किस फॉर्म में होता है, I स्क्वायर R T। तो ये फॉर्मूला लगा के आप इसे बना सकते हो। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, जूल का जो नियम है, ठीक है, विद्युत धारा का तापन नियम क्या है। इस नियम के अनुसार पहला क्या बोलता है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के
समानुपाती होता है। ठीक है, किसी विद्युत धारा में ऊष्मन उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, याद रखोगे आप। प्रतिरोध के समानुपाती होता है। उसके बाद है विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है। ठीक है, इसमें जो धारा प्रवाह होता है हीटर में, प्रेस में, यहाँ पे वांछनीय होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो जा रहा है, परंतु कंप्यूटर गर्म हो रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है, इस तरह के अवांछनीय होता है धारा प्रभाव। अगर इसमें से धारा प्रभाव ये गर्म हो रहा है तो यहाँ पे जो करंट होता है वो बर्बाद होता है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, अतः कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो पीला कलर का जो बल्ब आता है उसमें हीट के साथ साथ लाइट मिलता है। हीट के साथ क्या मिलता है? लाइट। तो हीट भी ज्यादा मिलता है और लाइट कम मिलता है थोड़ा। ठीक है, और ऊर्जा भी इसमें ज्यादा खपत होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CFL जैसे बल्ब, LED बल्ब, लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब, ठीक है, ये सभी बल्ब का निर्माण हुआ। ठीक है, ये 9 वाट पे ही अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं कम करंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु, जैसा कि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, ये है आपका बल्ब, ये है आपका बल्ब, और यहाँ पे ये जो तंतु रहता है, इस तरह से जो रहता है तंतु, यहाँ पे गोल 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 स्प्रिंग जैसा जो रहता है, इसे बोलते हैं टंगस्टन। ठीक है, फिलामेंट बोलते हैं। ये किससे बना होता है? टंगस्टन एक धातु होता है, उसी से बना होता है, जिसका प्रतिरोध यानी कि R बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जिस कारण से इतना पतला होते हुए भी जल नहीं पाता। और इसमें एक गैस भरा होता है, आर्गन या फिर नियोन। ठीक है, आर्गन या फिर नियोन, जो कि यहाँ पे ये इसे जलने से रोकता है। अगर बल्ब थोड़ा सा भी छिद्र हो जाए, फूट जाए, तो ये तुरंत ही जल के भस्म हो जाता है। ठीक है, तो इसे बचाने के लिए आर्गन, नियोन वगैरह भरा जाता है इसमें। ठीक है, ये सब नोबल गैस होते हैं, इसे भरने से ये सुरक्षित रहता है। इसका गलनांक उच्च होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही पानी बॉयल हो जाता है, और यहाँ पे कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा तापमान होता है। ठीक है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन, आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है, जैसा कि मैं अभी बताया। ठीक है, बोला है ना, क्या है? नाइट्रोजन है, आर्गन, नियोन, नाइट्रोजन भी एक ऐड कर लीजिए आप लोग, ये सभी भरा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से? P से। ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं या फिर शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला P बराबर VI। P बराबर क्या होता है बच्चों? VI। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये जो V होता है, V बराबर क्या पढ़ा था? IR। तो ये V के जगह पे हम लिख सकते हैं IR इंटू I। अब ये P बराबर क्या हो जाएगा? I का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, यहाँ पे हो गया इतना। उसके बाद देखिए यहाँ पे I बराबर क्या होता है? I बराबर, ये V तो इधर ही रह जाएगा, और ये R यहाँ पे है ना, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा R। ठीक है, तो हम I के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? V बट्टे R। तो P बराबर देखिए I के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? V बट्टे R। तो V बाई R, और इसका ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे इंटू R। अब यहाँ देखिए R स्क्वायर है ना, ये R स्क्वायर और ये V स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? V का स्क्वायर बाई R इंटू R, क्योंकि यहाँ पे R का भी स्क्वायर है ना, इंटू ये ऊपर में भी R है, तो एक R कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? V का स्क्वायर बाई ये नीचे वाला R। तो P बराबर ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इन सभी चीज को आप अच्छे से देख लोगे। ये यहाँ का जो दिया हुआ है, इसे समझाने के लिए मैं यहाँ बताया हूँ। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ना, I स्क्वायर R, इससे हम क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर बाई R। कैसे लिखे हम यहाँ पे बताए हैं। नहीं समझ में आया, इस वीडियो को रिपीट करके देखें, यहाँ कुछ देर पीछे चले जाएं, फिर इसे रिपीट करके देखें। उसके बाद देखिए 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। ठीक है, ये बराबर का साइन है, देख लीजिएगा। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जिसे K से दिखाते हैं, और वाट घंटा को WH से। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में कितना एनर्जी होता है? 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अगर इसमें कोई टॉपिक छूट जाता है आपको, या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है आपको,
तो आप हमें कमेंट करें उस टॉपिक का, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और बच्चों आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, मैं इतने मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत टेंशन हो जाती है मुझे। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एजुकेशनल चैनल को जरूर प्रमोट करें। बहुत सारे टीचर लोग ऑनलाइन आके पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते भी हैं, बट उनका वीडियो नहीं जाता है, व्यूज नहीं आते हैं, जिस कारण से वे लोग बनाना छोड़ देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करें, टीचर्स का भी कुछ हेल्प करें ताकि वे लोग मोटिवेट हो और एजुकेशन को प्रमोट कर सके, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इंडिया में एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्रूफ हम लोग बनाना चाहते हैं। अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे एजुकेशन का जो स्तर है सुधर रहा है, बहुत ही अच्छा हो जा रहा है। अब गरीब से गरीब बच्चे भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं और बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग थोड़ा एजुकेशन चैनल को प्रमोट करें। आप और सभी चैनल को बहुत लाइक करते हो, जैसे कॉमेडी चैनल हो गया, रील्स हो गए, डांस वाले वीडियो हो गए, कॉमेडी वीडियो हो गए, उन सभी को तो आपने बहुत प्यार दिया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्यार एजुकेशन चैनल को भी दे, क्योंकि एजुकेशन चैनल पे व्यूज बहुत कम आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नया नया चैनल एजुकेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, बट वो डेवलप नहीं हो पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग वीडियो देखते ही नहीं है। बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, जब जरूरत होता है तभी देखते हैं। जो ज्यादा समय दूसरी वीडियो में देखने में लगाते हैं, वो अगर एजुकेशन चैनल देखने में लगा दे, एजुकेशनल वीडियोस में लगा दे, तो बच्चा भी ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, आप भी तेज हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे जब जरूरत होता है, जब एग्जाम आता है, तभी चैनल को विजिट करते हैं, एजुकेशन चैनल को, और उस समय सोचते हैं कि मैं वीडियो देखूं और तुरंत सीख जाऊं। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है। आपको शुरू से ही ये चैनल देखना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन चैनल देखते रहिए, आप अपने सिलेबस के कंटेंट देखिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत सारे चीज है मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। बहुत सारे और भी चैनल है, वहां पे भी आपके एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर देखें और एजुकेशनल चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि एजुकेशन चैनल प्रमोट होगा, इससे हमारा इंडिया का ही तरक्की होगा, ठीक है। लोग नॉलेजेबल होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एजुकेशनल चैनल पे बिताएं, क्योंकि पहले के समय में तो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन जब अब आ गया है तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। यहाँ पे फ्री कंटेंट मिलता है, ठीक है, फ्री कंटेंट मिलता है आपको, बहुत ही अच्छे से अलग अलग टीचर से सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहो, आप जिससे चाहो, आप जिस तरह के टीचर से पढ़ना चाहो वैसा आप टीचर से पढ़ सकते हो। कोई कॉमेडी वे में पढ़ाते हैं, कोई सीरियस मूड में पढ़ाते हैं, कोई ज्यादा इंग्लिश यूज करते हैं, कोई हिंदी माध्यम से यूज करते हैं। तो आप जैसा हो, जिस तरह का आपका पोटेंशियल है, उस हिसाब से आप सीख सकते हो। तो बच्चों आप ना एजुकेशन चैनल को जरूर से जरूर प्रमोट करें, ठीक है। इससे हमारे इंडिया का ही बेनिफिट होगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम देश के लिए थोड़ा बहुत तो सहयोग कर सकते हैं। एजुकेशन अगर बढ़ेगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक तरक्की की ओर बढ़ेगा। अगर बात मेरी समझ में आ रही हो तो आप हमारा सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, एजुकेशनल चैनल को खास करके प्रमोट करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। इतना मेहनत का कुछ तो हमें दीजिए आप लोग रिटर्न में। हम फ्री कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही तो आपसे चाहते हैं, वो तो कम से कम हमें आप दे दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और हम अपने काम को और भी दिल लगा के काम करें, पूरा जी जान लगा के काम करें, अपना 100% एफिशिएंसी इसके ऊपर दे दे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में वही वन शॉट्स के साथ। ये हमारा वन शॉट्स वीडियो था, कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो भी हमारा वन शॉट्स का ही आएगा और ये हिंदी मीडियम का पूरा कंप्लीट सिलेबस में दे दूंगा, ठीक है, साइंस का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट करके तैयार करें, क्योंकि एग्जाम आने वाला है आपका, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।